हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज से आपकी ईवीएस की क्लासें फिर से शुरू हो रही हैं और ये हम ईवीएस की क्लासें शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और ये जो नोट्स हैं ये पूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित नोट्स हैं आपके। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपको आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ ये जो आपकी क्लासें जैसे ही समाप्त होंगी, ठीक है, अभी ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के आधारित ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको वन लाइनर भी दिए जाएगा, तो आप चैनल पर अवश्य बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपका रिवीजन है और अब इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना भी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और लास्ट टाइम आपका चल रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करते रहिएगा, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने एनसीईआरटी बुकें पढ़ी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की, और ये आपकी एनसीईआरटी बुकों पर ही आधारित है। तो जिसमें परिवार के बारे में दिया गया है, यानी छोटे बच्चे हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको नहीं पता होता है परिवार के बारे में। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, यानी माता पिता रहते हैं और माता पिता के साथ उनके बच्चे रहते हैं, चाहे एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चा हो, चार बच्चे हो, ठीक है। और संयुक्त परिवार में यानी माता पिता और बच्चों के साथ साथ उनके दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप, ठीक है, और बच्चे होते हैं। और नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप, बच्चे, यानी आपके साथ, ठीक है। आपके अगर दादा दादी हैं तो दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची हैं, मौसी है, बुआ है। तो ऐसी फैमिली कैसी होती है? इन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं वो हमारे एकल परिवार कहलाते हैं। अब बात करते हैं एनसीईएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। और इन थीमों से आपका प्रश्न बनता भी है, ठीक है, सीटेट में पूछ भी लिया जाता है। तो ये थीमें आपको अवश्य पता होनी भी चाहिए। कौन कौन सी हैं आपकी थीमें? परिवार और मित्र है आपका, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है। भोजन से भी प्रश्न आपके बनते हैं, आवास से भी बनते हैं। और ये सभी एनसीईआरटी बुकों में आपके चैप्टर भी हैं और आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और इन 6 थीमों के अलावा, ठीक है, कुछ आपकी उप थीमें भी हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। यानी आपके संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ये सब क्या है? ये सभी आपकी उप थीमें हैं। वे चीजें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। जैसे दस्तावेज। अब दस्तावेज क्या है? दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं। उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा के विकास को हम दस्तावेजों से जान सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रों की। पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। और चित्रों से, दस्तावेजों से हमें ये भी पता चलता है कि लोग किस तरीके से रहते थे, उनका खान पान क्या था, ठीक है। यानी पुराने लोग थे वो अपने दस्तावेजों में, चित्रों में ये सारी चीज़ें यानी अपने जीवन को, ठीक है, जिस तरीके से वो उनका जो रहन सहन था उसी को उकेरते थे। अब बात करते हैं इमारतों की। तो इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके, उस समय के विकास को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं सिक्कों की, यानी हमें सिक्के भी मिलते हैं पुराने ज़माने के। पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार, लेन देन के तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अवश्य शेयर किया करें। और ये वीडियो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। आपके 15 नंबर बिल्कुल मान के चलिए कि आपके पक्के हैं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। और ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसे आपको ये 2-3 वीडियो में ये पूरी आपको मिलेगी। तो आप ये दोनों तीनों वीडियो अवश्य देखें। साथ ही साथ वन लाइनर भी आपको मिलेंगे, तो उन्हें भी अवश्य देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपका लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस अवश्य लगाएं,
रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, डेली एक PYQ की प्रैक्टिस अवश्य करें और अपना टाइम के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं स्तनधारी सरीसृप कीट एवं पक्षी क्या क्या होते हैं। स्तनधारी किसे कहते हैं? तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। यानी हमारा जो तापमान होता है, मनुष्य है भी इसमें शामिल है, गाय, भैंस, बकरी है, तो यानी बाहर के तापमान के अनुसार हम अपने शरीर के तापमान को नहीं बदल सकते हैं। गर्मियों की ऋतु में हमें गर्मी लगती है, ठीक है, क्योंकि तापमान बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में हमें सर्दी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाती है। अब बात करते हैं सरीसृप की। तो सरीसृप किसे कहते हैं? इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं, यानी रेंग कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टुरेटा आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन से हमारे सरीसृप में आते हैं। अब बात कीटों की करते हैं। तो कीटों के प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तितली है, चींटी है, केंचुआ है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सब आपके कीट हैं। पक्षियों में पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है। कुछ पक्षी हमारे ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं लेकिन उनके पंख पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम पक्षियों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका मोर है, गौरैया है, कबूतर है, आपकी बतख है, उल्लू है, कौवा है, चमगादड़ है, गिद्ध है, मैना है, बाज है और हंसी। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके पक्षी हैं। और आपके कीटों में ततैया, झींगुर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू, ये सभी आपके कीट में आते हैं। अब बात करते हैं परजीवता और सहजीवता की। तो परजीवता किसे कहते हैं? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जूं, अमरबेल, एंटमीबा, फीताकृमि आदि। तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीवता कहते हैं। आपने अमरबेल देखी होगी, ठीक है, कि ये जिस पेड़ पर डाल दी जाती है या जिस पेड़ पर होती है तो उस पेड़ को बिल्कुल सुखा देती है। जू भी हैं तो हमारा खून पीते हैं, इस तरीके से जू तो सबने देखे ही होंगे। अब बात करते हैं सहजीवता की। तो सहजीवता जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी ये दो जीव भी हो सकते हैं, दो पौधे भी हो सकते हैं, एक पौधा एक जीव भी हो सकता है, तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवता कहते हैं। तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधों का ये गुण सहजीवता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवता के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं जानवरों की। यानी ये आपके जो NCERT बुकों में जो भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों पर आधारित ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। यानी कुछ में टेढ़ी बेढ़ी धारियाँ होती हैं, यानी जो भी डिजाइन होती है तो वो उनके बालों के रंग होते हैं उनमें, तो यानी बालों का जो रंग होता है तो उससे वो डिजाइन बन जाती है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। तो देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, जब भी सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है तो हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि जानवर तो सिर्फ सफ़ेद और काली ही चीज़ें देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी जो जानवर दिन में जागते हैं तो वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, ठीक है, सफ़ेद काले के अलावा कुछ रंगों को और भी देख पाते हैं। लेकिन जो रात में जागते हैं, जो रात्रिचर होते हैं, वह सिर्फ सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली को आपने देखा होगा कि सर्दियों में छिपकली दिखाई नहीं देती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा छिपकली दिखाई देती हैं।
इन दिनों ये अपने प्रजनन भी करती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दियों में ये लंबे समय के लिए सोने के लिए चली जाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि सुनामी आई थी, तो सुनामी से पहले ही यानी ये जानवरों को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वहाँ के जो जनजाति वाले लोग थे, उन्होंने वो स्थान खाली कर दिए थे और वो सुरक्षित बच भी गए थे। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे आपका सांप है, सांप के कान नहीं होते हैं, बाल भी नहीं होते हैं। आपका चूहा है, चूहे के कान होते हैं, ठीक है। तो चूहा हमारा क्या देता है? बच्चे देता है। सांप क्या देता है? अंडे देता है। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। अब बात करते हैं स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यानी हमारे कान में ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दो तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है, क्योंकि यह हमारे कान के पर्दे होते हैं। जानवरों का शिकार। अब देखो, कुछ जानवरों के शिकार भी किए जाते हैं। तो किस जानवर को किसके लिए शिकार किया जाता है? तो हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अब कुछ जानवरों की नींद के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। ठीक है, ये जानवरों की नींद है। यानी गाय सिर्फ 4 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है, अजगर आपका 18 घंटे सोता है, बिल्ली आपके 12 घंटे सोती है। अब बात करते हैं स्लॉथ की, और स्लॉथ से प्रश्न आपका ज़्यादातर प्रत्येक बार पूछा ही जाता है सीटेट में। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अब बात करते हैं बाघ की। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी मनुष्य की अपेक्षा बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। हमें जो चीज़ें अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं, तो उससे 6 गुना बेहतर अच्छी चीज़ें बाघ देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यानी ये जो बाघ होता है, तो यानी जैसे पत्तियां हैं वृक्ष की, तो ये हवा से उनमें कंपन हुआ है या फिर किसी की यानी पैरों की आहट से हुआ है, ठीक है, कंपन, तो ये उसको भी भांप लेता है, दोनों में अंतर कर लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी इनके भी इलाके बटे होते हैं और ये अपने मूत्र से एक दूसरे के इलाकों को बांट देते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदलता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत
भाप लेता है, यानी ये दोनों में अंतर कर लेता है। और ये बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है, शिकार को के लिए अलग आवाज़ निकालता है। अब बात हाथी की करते हैं और प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और प्रश्न आपका यही आपसे कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रश्न में आपसे दे दिया जाता है कि एक हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियाँ खाता है, और क्योंकि उसका वजन भी दिया गया है 200 किलोग्राम, और यहाँ आपसे गड़बड़ हो जाती है या फिर आपके उसका वजन 100 किलोग्राम दे दिया जाता है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हाथी का जो वजन होता है, ठीक है, 3 महीने के हाथी का वो 200 किलोग्राम होता है और ये एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी झुंड में सिर्फ हथनियाँ ही पाई जाती हैं और हाथी 14-15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देता है। लंगूर की बात करते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। अब बात करते हैं कुत्ते की, यानी ये अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं जो जानवर होते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, यानी ये भी मलमूत्र छोड़ते हैं और उससे एक दूसरे की, आपने देखा भी होगा कि कुत्ते जहाँ भी मतलब गंदगी होती है ना, ठीक है, तो उसको सूंघते हैं पहले। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, यानी इनके कान हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, सिर्फ छेद होते हैं कानों की जगह पर। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं सांपों की, और सांपों से प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। हमारे देश में केवल चार तरह के ही जहरीले सांप होते हैं और इनके नाम है नाग, करेत, दबोइया तथा अफाई। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ कितने तरह के सांप पाए जाते हैं जहरीले, तो ये 4 तरह के हैं और नाम भी आपको याद रखने हैं। और जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी सांप की दवाई किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है, चबाकर नहीं खाता, वो उसको निगलता है। जैसे आपने देखा भी होगा मेंढक चूहों को निगल लेते हैं सांप, गांव के बच्चों ने अवश्य देखा होगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। अब बात केंचुए की करते हैं। केंचुए जमीन में
छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यानी ये इनका जो मल है वो मिट्टी की तरह निकलता है और बहुत पोला मिट्टी हो जाती है, उर्वर रूप में हो जाती है और इससे जमीन कैसी हो जाती है, उपजाऊ बनती है। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। बात चींटियों की करते हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियां एक के पीछे एक लाइन बना करके चलती हैं और वो अपने बिल पर ही पहुंचती हैं। ठीक है, कभी कभी ये 1-1, 2-2 किलोमीटर तक की मतलब यात्रा करती हैं। ठीक है, यानी इतनी दूर से ये दानों को चुन करके लेके आती हैं। आप शहर के बच्चों ने नहीं देखा होगा, गांवों में खेतों से, ठीक है, जब फसल कट जाती है तो खेतों में कुछ दाने बिखर जाते हैं, तो ये इतनी दूर से और अपने बिलों तक, ठीक है, यानी कम से कम ये 200, 300, 500 मीटर तक, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दूरी तक चींटियाँ चलती हैं और अनाज को इकट्ठा करती हैं। अब बात करते हैं सामाजिक कीट। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं और ये टुकड़ों में बांट देती हैं सारी चीजों को। दीमक, ततैये, मधुमक्खियां और चींटियां होते हैं, इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। अब बात मच्छर की करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब ये बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। अब मच्छरों से बचने के कुछ उपाय हैं। रुके हुए पानी में या खट्टा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। अब बात करते हैं रेशम के कीड़े की। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कहीं किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है, यानी ये एक तरह की गंध छोड़ते हैं तो ये अपनी मादा को पहचान लेता है। अब चूहे की बात करते हैं। तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। बात पक्षियों की करते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। यानी जो पानी में रहते हैं वो पानी में चले जाते हैं, जो जमीन पर रहते हैं वो जमीन पर चले जाते हैं और जो पेड़ों पर रहते हैं वो पेड़ों पर चले जाते हैं। ठीक है, बाकी के टाइम लेकिन वो अपने अंडों को देने के लिए ही सिर्फ अपना घोंसला बनाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज।
पक्षियों के कान दिखते रही हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। अब कुछ पक्षियों के बारे में भी बात करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी है, लेकिन आप धैर्य के साथ अगर पूरी वीडियो देखते हैं, आप इसे 2 बार में देखिएगा, ठीक है। 1 बार में नहीं देखते हैं तो आप 2 बार में देखिएगा, लेकिन वीडियो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे, ठीक है। 15 नंबर तो मान के चलिए आपके पक्के ही है, अगर आप ये वीडियो क्लासें जो भी आपको मिलेंगी 1, 2, ठीक है, तो आप उन्हें देखोगे। अब बात करते हैं बसंत गौरी की। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर इसमें अंडे रखती है। यानी ये तने में छेद बना करके अपने घोंसला बनाती है और यानी उसमें ये अपने अंडे को रखती है। कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है और इसकी लंबी चोंच होती है कठफोड़वा की। अब बात करते हैं शक्करखोरा, यानी इसे सूर पक्षी भी कहते हैं। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। ये आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं दर्जन चिड़िया की। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, यानी 2 पत्तों को आपस में सिल करके उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। आप सोच के देखिए कि जमीन पर कोई भी चीज पड़ी हुई है और ये पृथ्वी से ऊपर आसमान में कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक उड़ता है और वहां से भी उसको ये चीज दिखाई दे जाती है। कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं नर बीवर पक्षी की। तो नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। अब बात फाख्ता की करते हैं। फाख्ता कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें सांप देखने में मदद करती हैं। उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं कलचिड़ी की, और इसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब बात कौवे की करते हैं। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। प्रश्न आपका बनता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? तो कौवा बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बात गौरैया की करते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। पहले ये छप्परों में बनाती थी, ठीक है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। अब पक्षियों की चोंच की भी बात करते हैं। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। मछली पकड़ने वाली चिड़िया
जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख आदि। हंस के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये दूध और पानी को भी छान देता है, अलग अलग कर देता है। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पक्षियों के पंजे की बात करते हैं। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बतख, राजहंस, पेलकन पक्षी के पैर। ये आप देख पा रहे होंगे। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला आदि। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। अब कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। लास्ट टाइम आपका चल रहा है, मन लगा करके पढ़िएगा, पहली बार में ही क्लियर करिएगा, क्योंकि आगामी जो सीटेट है उसमें बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आपको मुश्किल हो सकती है और आपको भर्तियाँ भी बीपीएससी की देखने को मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।